हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। ये टॉपिक आपके जेकेपी कंस्टेबल के सिलेबस में मेंशन किया गया है। और अगर हम अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करते हैं जिसमें नायब तहसीलदार की बात करें, ठीक है, जेके पीएसआई की बात करें या फिर पटवारी की बात करें, तो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। और यहाँ पे अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। ओके, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन भी रख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे और आप बेनिफिट लेते रहे। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टू लेटिन वर्ड्स। आपसे पूछा गया है कि जो वर्ड एग्रीकल्चर है ये कौन से दो लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। क्वेश्चन इतना पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, आपको आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? सभी आंसर चूज करें, इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखना कि जो वर्ड एग्रीकल्चर है ये डिराइव्ड हुआ है दो लेटिन वर्ड से। एक है एगर और दूसरा है कल्चर। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है इस स्लाइड पे। एगर का मीन हमारे पास लेटिन मीन्स क्या है इसका? लैंड या फिर फील्ड। क्या है? लैंड आर फील्ड, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे कल्चर का मीन क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्चर का मीन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कल्टीवेशन। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। इसमें किसको प्रोड्यूस किया जाता है? क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एंड लाइव स्टॉक, तो ये भी आप याद रखेंगे। इट इज डन प्राइमरली फॉर इकोनॉमिक पर्पजेज, और ये किस लिए किया जाता है? इकोनॉमिक पर्पजेज के लिए। तो जो भी पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड में आपको बताए आपने पहले से पढ़े होंगे, और अगर नहीं आपने पढ़े थे तो आपने नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। आपसे पूछा गया है कि 2011 सेंसस की अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने परसेंट इंडिया के जो लोग हैं जो हमारे पास वर्क फोर्स में एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। कौन से सेक्टर में जी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑप्शन दिए गए आपको 60%, 54.6%, 50%, 45.4%। आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 54.6%। क्लियर। इन द 2011 सेंसस 54.6% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करें अपनी नोटबुक पे। और दूसरा, दिस मार्क्ड ए डिक्रीज फ्रॉम 60% इन 2001। अगर हम बात करते 2001 की तो यहाँ पे 60% था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन किसकी वजह से आया है? ये हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिक्लाइन आया, अर्बनाइजेशन की वजह से डिक्लाइन आया, या फिर शिफ्ट टुवर्ड द सर्विसेज सेक्टर। तो ये आप याद रखेंगे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं अभी 2011 सेंसस की, तो यहाँ पे 54.6% ऑफ इंडिया जो हमारे पास वर्क फोर्स है वो इम्प्लॉयड थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अगर हम बात करते हैं 2001 की, तो कितने लोग थे यहाँ पे? 60% जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व थे? यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास इम्प्लॉयड थे, ठीक है। डिक्लाइन है ये आया किस वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगती गई कंट्री में, या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है, या शिफ्ट टुवर्ड द सर्विस सेक्टर। लोगों ने क्या किया? शिफ्ट किया किसकी तरफ? सर्विस सेक्टर की तरफ। तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर है 54.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर इन इंडिया इज पार्ट ऑफ विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर है ना इंडिया में, ये पार्ट है कौन से सेक्टर का? इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है ये हमारे पास पार्ट जो है, प्राइमरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें ज्यादातर किसका यूज होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का। प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ही कंसीडर किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है ये पार्ट है इकोनॉमी का दैट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज, इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल। और इसमें किसको प्रोड्यूस किया जाता है? रॉ मटेरियल। और यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे माइनिंग की बात करें, फिशिंग की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, तो ये भी हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में ही आ जाता है। और एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो आपको फिर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। माइनिंग की बात करें, फिशिंग की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट
कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50%। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी में, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50%। याद रखना, मोर देन 50%। एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या फिर सर्विसेज है, या फिर माइनिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सर्विसेज सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50%। ओके, याद रखना। और यहाँ पे आपने याद रखना है सर्विसेज सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये क्या है हमारे पास? ये लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। और अगर हम बात करते हैं ये कंट्रीब्यूट्स करता है मोर देन 50% टू द कंट्री जीडीपी। दोनों पॉइंट्स नोट करें। फिर हमारे पास की इंडस्ट्रीज की बात करें, सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी आती हैं? आईटी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेली कम्युनिकेशन आता है। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स मैंने बताई ना तीन, ये किस में आ जाती हैं? ये सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये पॉइंट्स जो मैंने इस स्लाइड में आपको बताया ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब कितने परसेंट हमारे पास इंडिया की जीडीपी जो है ये कंट्रीब्यूट की जाती है किसके थ्रू? इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, ठीक है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्री सेक्टर? 28.3%, 50%, 20%, 35%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28.3%। 28.3% ऑफ इंडिया जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये जाना जाता है आल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। नोट करें, ये किस नाम से भी जाना जाता है जी? सेकेंडरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इंक्लूड्स कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स। और इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? कंपनीज को, जो इन्वॉल्व्ड किस में होती है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स में, ठीक है। और की इंडस्ट्रीज जो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती हैं उसमें क्या क्या आता है? एरोस्पेस आता है, कंस्ट्रक्शन की बात करें, मिशनरी की बात करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें, कमर्शियल सर्विसेज की बात करें, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो ये चीजें भी आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। 10 से 12%, 18 से 20%, 25 से 30%, 15 से 18%। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 18 से 20% की। अगर हम बात करते हैं, इंडिया जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ओके, और यहाँ पे आपने याद रखना है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अराउंड 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। 55% जो पॉपुलेशन है ना, आबादी जो इंडिया की, ये किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। ये आपने याद रखना है। और एग्रीकल्चर जो है इज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आप ये भी याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है? इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो ये पॉइंट दोनों आप नोट कर लें। तो आपने याद रखना है 18 से 20% परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट, इंडिया रैंक्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स एंड कॉटन, बोथ बी एंड सी। देखिए, मैंने वो क्वेश्चन लाने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बोथ बी एंड सी। देखिए, पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट, ये गलत है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट, ये ठीक है बिल्कुल। और इंडिया रैंक्स सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स एंड कॉटन, ये भी सही है। तो तभी यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज इंडिया रैंक एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी क्रॉप में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सिंपल ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है राइस, व्हीट एंड शुगर कैन, राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट, कॉटन एंड फ्रूट एंड राइस, राइस, व्हीट, शुगर कैन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही ध्यान से आपने देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइस, व्हीट, शुगर कैन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन में इंडिया हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन केस ऑफ राइस, व्हीट, शुगर कैन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इन 2024। मैंने आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पढ़ाया था। एक्सपोर्ट का मीन ये हुआ कि जो इंडिया यहाँ से बाहर की कंट्रीज को सेल करता है। गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंडिया का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट
कौन सा प्रोडक्ट रहा है 2024 में? तो बासमती राइस, स्पाइसेस, कॉटन, टी, लार्जेस्ट पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बासमती राइस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास पल्सीज भी आती हैं, उसके बाद हमारे पास वीट भी आता है, लेकिन बासमती राइस की बात करें तो इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रहा है इंडिया के लिए 2024 में, ठीक है, बासमती राइस की बात करें अगर तो। फिर हमारे पास पल्सीज भी आती हैं, ठीक है। उसके बाद वीट की बात करें तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, चाइना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, कि चाइना जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? मिल्क, राइस, पल्सीज, नन, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है राइस। देखिए ये पॉइंट आपने नोट करने हैं। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ठीक है। और चाइना जो है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स के केस में भी ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना हैज बीन वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप वीट प्रोड्यूसर सिंस 1991, तो वीट में भी ये हमारे पास टॉप पे आता है। और चाइना इज द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टी, और टी में भी। तो याद रख लेना, हमारे पास यहाँ पे राइस की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे पीनट्स की बात की जाए, और यहाँ पे वीट की बात की जाए, टी की बात की जाए, तो चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, ठीक है, नंबर 1 पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर 2023-2024, प्रोड्यूसिंग 168.75 लाख मैट्रिक टन्स, अकाउंटिंग फॉर 12% ऑफ द कंट्रीज टोटल राइस आउटपुट। चार ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, पंजाब। आपको बताना है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की 2023-24 में कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे तेलंगाना, ओके। तेलंगाना इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर 2023-2024। तो आप याद रख लेना, पहले वेस्ट बंगाल होता था लेकिन अभी नहीं है। 2023-24 की बात करें तो तेलंगाना टॉप पे है। देखें यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हेयर आर सम ऑफ द टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इन 2024, कि 2024 में हमारे पास टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है। तो देखें राइस की बात करें तो तेलंगाना सबसे टॉप लिस्ट में आता है, ठीक है। मैं जो नंबर 1 पे आएगी स्टेट उसी का नाम लूंगा, बाकी आप नोट करते रहना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। और वीट की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे वीट के केस में आता है। फिर हमारे पास मेज की बात करें तो कर्नाटका सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है, 2024 की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास टोटल अगर हम न्यूट्री या फिर कोरस सीरियल्स की बात करते हैं तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तुर की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका, याद रख लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राम की, तो ग्राम में हमारे पास मध्य प्रदेश है, ठीक है जी, मध्य प्रदेश। टोटल पल्सेस की बात करें तो मध्य प्रदेश, नोट करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टोटल फूड ग्रेन्स, ठीक है, टोटल फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है। उसके बाद हमारे पास ऑयल सीड्स की बात करें, ग्राउंड नट की बात करें तो गुजरात आता है। और उसके बाद रेप सीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सोयाबीन का पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, याद रखना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सनफ्लावर तो कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका। टोटल ऑयल सीड्स की बात करें तो राजस्थान, नोट करो। और यहाँ पे शुगर केन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। कॉटन की बात करें तो गुजरात। और जूट एंड मेस्ता की बात करें तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये आप सारी चीज़ें नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो ये आपको काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सीज इन इंडिया फॉर 2023-2024, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर आएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सीज का इन इंडिया फॉर 2023-2024 के लिए। तो यहाँ पे एमपी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, कि हमारे पास कितनी तरह की जो फार्मिंग है ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के लिए। 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 3, याद रखना। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ओके। अगर हम बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम की इंडिया में, इसमें आ जाता है हमारे पास सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ये तीनों याद रख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, आपसे पूछा गया है ये सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से इन ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें सभी। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा मेथड होता है वेयर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक आर ग्रोन टू फीड द फार्मर एंड देयर फैमिली विद लिटिल आर नो सरप्लस फॉर सेल या ट्रेड,
कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे क्रॉप्स की बात की जाए या लाइव स्टॉक की बात की जाए, ये हमारे पास ग्रोन किया जाता है फीड करने के लिए। कोई फार्मर है या उसकी फैमिली की ही बात होगी। कहने का मतलब है इसमें इसको कोई इजाफा नहीं होता है कि वो अपने मतलब क्रॉप्स को आगे सेल कर सके या ट्रेड कर सके। बस उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही हमारे पास ये चीज़ें उसको मैसर हो पाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो ए फैमिली ग्रोइंग इनफ फूड फ्रॉम देयर गार्डन टू फीड देमसेल्फ, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये फैमिली विद ओनली वन काउ दैट प्रोवाइड्स मिल्क फॉर द फैमिली, मतलब जो एक ऐसी फैमिली के जिसकी एक ही गाय होगी, तो वो उससे जो दूध उसे मिलेगा तो वो सिर्फ उसकी फैमिली के लिए ही पूरा हो पाएगा। बाकी वो कहीं आगे उसकी सेल वगैरह नहीं कर पाएगा, बेच नहीं पाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ए फार्मर ग्रोइंग ओनली इनफ वेट टू मेक ब्रेड फॉर देयर फैमिली। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे क्रॉप्स की बात करें या लाइव स्टॉक की बात करें, वो ग्रोन तो किए जाते हैं लेकिन किस लिए, टू फीड द फार्मर एंड देयर फैमिली के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता है। अब देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसमें अवॉइड्स किया जाता है, ठीक है। अवॉइड किसको किया जाता है, सिंथेटिक सब्सटेंसेस को, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे यूज किया जाता है नेचुरल प्रोसेसेस का एंड रिसोर्सेज का, और फोकस किया जाता है किस पे, सस्टेनेबिलिटी पे, और प्रमोट सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल फार्मिंग की बात करते हैं तो ये हमारे पास कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के नाम से भी जानी जाती है, नोट करो। और ये हमारे पास क्या है, इज ए लार्ज स्केल इंटेंसिव मेथड ऑफ फार्मिंग दैट यूजेस मिशनरी केमिकल्स एंड अदर प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड एनिमल्स। इंडस्ट्रियल फार्मिंग में ऐसा होता है। और यहाँ पे याद रखना है कि जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग है, जिसे आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, लार्ज स्केल फार्मिंग यूजिंग मिशनरी केमिकल्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। इसमें किसका यूज किया जाता है, मिशनरी का यूज किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है। केमिकल यूज किया जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स टू इनहांस ग्रोथ एंड प्रिवेंट डिजीज। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जैसे ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है फॉर बेटर यील्ड एंड रेजिस्टेंस के लिए। फिर यहाँ पे हैवी मिशनरी का यूज किया जाता है, यूज ऑफ मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। और इसी में इरिगेशन की बात करें तो हैवी रिलायंस ऑन इरिगेशन सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई। हाई यील्ड क्रॉप्स की बात करें, फोकस किया जाता है प्लांटिंग क्रॉप्स पे दैट प्रोड्यूसेस हायर यील्ड्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर व्हेन रबी क्रॉप्स टिपिकली सोन एंड हार्वेस्टेड, आपसे पूछा गया है कि रबी क्रॉप्स कब यहाँ पे बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से चूज करें। तो आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। ये हमारे पास विंटर में बोई जाती हैं और स्प्रिंग में काटी जाती हैं। क्लियर। क्रॉपिंग सीजन्स की बात करें इंडिया में, तो रबी की बात करें तो ये क्रॉप्स जो होती हैं इसमें वीट आ जाता है, ओट्स आ जाता है, बैरले पल्सीज आती हैं। और अगर हम सोइंग सीजन की बात करें तो नवंबर से दिसंबर, और हार्वेस्टिंग की बात करें तो अप्रैल से मई। फिर यहाँ पे खरीफ की बात करें क्रॉप्स, इसमें राइस आ जाता है, मेज़ आता है, सीरियल्स आते हैं। और ये हमारे पास मानसून सीजन के दौरान ये हमारे पास क्या की जाती है, सोन की जाती है, ठीक है ना, याद रखना है आपने। और यहाँ पे जेद क्रॉप भी होती हैं, ये सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें आ जाते हैं, जैसे वाटरमेलन की बात करें, कुकम्बर की बात करें, मस्क मिलन की बात करें। एग्जाम्पल कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो ध्यान देना है। और ये शार्ट सीजन होता है बिटवीन रबी एंड खरीफ के बीच पे है। ईच सीजन हैज यूनिक क्रॉप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर्मिंग इंडिया एग्रीकल्चर कैलेंडर। चलिए आगे बात करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे वर्गीस कुरियन। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है कि हमारे पास फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इंडिया में कौन है, वर्गीस कुरियन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वेयर एंड व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन, के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब और कहाँ शुरू हुआ। तो चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ब्रिटेन में इन द मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और जेके एसएसबी भी पूछता है। रॉन्ड रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, पोटैटो के रिलेटेड। ग्रीन रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, फूड ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट के रिलेटेड। और इसके फादर कौन है, नॉर्मन बोरलैग। ओके, और इंडिया से अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन। ग्रे रिवोल्यूशन की बात करें, वुड प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फादर एमएस स्वामीनाथन है। पिंक रिवोल्यूशन की बात करें तो ये अनियन प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती है, और इसके फादर हैं दुर्गेश पटेल। ओके, फिर हमारे पास है यहाँ पे व्हाइट रिवोल्यूशन, इसे आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जान सकते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन के रिलेटेड है, और इसके फादर कौन है, वर्गीस कुरियन। फिर ब्लू रिवोल्यूशन की बात करें तो फिश प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती है, और इसके फादर है डॉक्टर अरुण कृष्णन। और रेड रिवोल्यूशन की बात करें तो मीट टमाटो प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है, और फादर इसके हैं विशाल तिवारी। और येलो रिवोल्यूशन की बात करें तो ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है, फादर इसके हैं सैम
पिट्रोडा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन की, तो लेदर ककुआ प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है और फादर इसके हैं हीरालाल चौधरी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किसके साथ रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट है, जूट प्रोडक्शन के साथ। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर के साथ। फादर इसके हैं निरपक तुतेज। ओके, और यहाँ पे सिल्वर रिवोल्यूशन की बात करें तो एग, पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ ये रिलेट कर। तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, कॉटन के साथ रिलेटेड है, ये याद रखना है। और यहाँ पे प्रोटीन रिवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के साथ। और इसके फादर कौन है, नरेंद्र मोदी। फिर अगर हम बात करते हैं एवरग्रीन रिवोल्यूशन की, तो यहाँ पे ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है, इसके साथ ये रिलेट करता है और फादर इसके एम एस स्वामीनाथन है। और ब्लैक रिवोल्यूशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है, ये आपको काम आएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि कौन सी पहली इंडस्ट्री थी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। चार ऑप्शन है, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखना ये फर्स्ट इंडस्ट्री थी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, सेटअप की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 इज नोन एज, कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956 का, ये किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, देखें ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 भी आया था। इसका फोकस था बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। यहाँ पे किसका इंडस्ट्रियल बेस बनाना, इसका फोकस कहाँ पे था, इसका फोकस क्या था, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाना। और गोल था सेल्फ सोफिशिएंसी एंड स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1956। इसका फोकस था सोशलिस्ट पब्लिक ओनरशिप पे। ठीक है, गोल क्या था, रिड्यूस करना रीजनल डिस्पैरिटीज को और डेवलप करना हैवी इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट करना मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज को। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1977 आया, तो इसका फोकस था इंक्रीज करना प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को, और गोल क्या था, डेवलप करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और क्रिएट करना रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, और फिर हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 आया, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और इसका फोकस था यहाँ पे लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इसमें यहाँ पे गोल क्या था, रिड्यूस करना गवर्नमेंट कंट्रोल्स, प्रमोट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इनकरेज करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को। आपने सुना होगा एनईपी के बारे में, ठीक है ना, एनईपी के बारे में, अब 1991 के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी ऑफ 1991 वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो याद रखना है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एनईपी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 को, जिसे आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, इंडियाज इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज इट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ विच टू इकोनॉमिक सिस्टम्स। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये दोनों जो है ना, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कैपिटलिज्म की एंड सोशलिज्म की बात करें, इन दोनों का मिक्सअप है इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कौन सी ऐसी स्टेट है जो हमारे पास लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडस्ट्री इज बूमिंग इन इंडिया इन 2024। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया की जिसने 2024 में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ओके, याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज इज बूमिंग इन इंडिया इन 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। ओके, याद रखना है, जमशेदजी नुसरवंजी टाटा जो है ये हमारे पास माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो याद रखना है, हमारे पास ये फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हमारे पास फिलंथ्रोपिस्ट थे, और इन्होंने फाउंड किया था टाटा ग्रुप को, इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, और प्लेड ए की रोल इन शेपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंडस्केप।
और विजनरी लीडर थे। और यहाँ पे याद रखना है, लेड द टाटा ग्रुप टू बिकेम ए ग्लोबल पावर हाउस। और ये जाने जाते हैं एक्सीलेंस के लिए बिजनेस में। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था जमशेदपुर को, फाउंडेड द सिटी ऑफ जमशेदपुर होम टू टाटा स्टील, इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख लेना इनके बारे में। इस वीडियो में हमने 25 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।